नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। नीतीश कुमार कल भी सीएम थे और आज भी हैं, लेकिन उनके कल, आज और कल के बीच जो बदलाव आया है उसमें देश की राजनीति को एक नया आयाम दिया है, या यूं कहें कि देश की राजनीति को बदल दिया है। अब चर्चा नीतीश के सीएम की नहीं बल्कि उनके पीएम के तौर पर हो रही है, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त चेहरे के रूप में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। और यह सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है। एक कदम पीछे करने पर व्यक्ति पीएम पद का उम्मीदवार हो जाए। आज चर्चा इसी पर कि क्या नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने एक ट्वीट करके भविष्य की राजनीति के साफ संकेत दिए। उन्होंने लिखा कि जदयू ने देश को जनता दल ने, जदयू ने नहीं, जनता दल ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए। उन्होंने कहा कि मेरी तो, इस ट्वीट में उन्होंने कहा, वो ट्वीट चला दिया जाए कि क्या उन्होंने कहा, वो ग्राफिक्स में जो हमने ट्वीट तैयार करवाया है वो चला दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि मैं बिहार का घटनाक्रम, इसे फुल स्क्रीन में चलाया जाए, मैं बिहार का घटनाक्रम देख रहा हूं, इससे मुझे उन दिनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है जब जनता दल परिवार एक छत के नीचे हुआ करता था। और जनता दल परिवार एक छत के नीचे था। इस परिवार ने 3 पीएम दिए। मैं उन वर्षों में हूं, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूं या राजनीति में सक्रिय नहीं हूं, लेकिन अगर युवा पीढ़ी ठान ले तो इस महान राष्ट्र के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार कर सकती है। प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने जनता दल के बारे में टिप्पणी की और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। और इस ट्वीट में जो उन्होंने कहा कि जनता दल ने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 1988 में जनता दल का गठन स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने जनता दल का गठन किया था। जनता पार्टी और अन्य जो छोटे बड़े दल, मुझे स्क्रीन में लिया जाए, जनता दल का उन्होंने गठन किया था और छोटे बड़े दलों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा दल बनाया था 1988 में, जिससे विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद प्रधानमंत्री बने, आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। और इसी जनता दल से सबसे पहले लालू, मुलायम ये बिहार और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। उड़ीसा में बीजू पटनायक भी जनता दल के ही चीफ मिनिस्टर थे। कई राज्यों में जनता दल के, रामकृष्ण हेगड़े जनता दल के चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक में। तो एक तरीके से जनता दल ने भारत की सत्ता पर अपना अच्छा खासा असर छोड़ा। लेकिन जनता दल के बारे में ये कहा जाने लगा कि जनता दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये बात बीच में कही जाने लगी थी। लेकिन 88 से 2022 हो गया। 88 में बना दल जिसकी चर्चा इस देश की राजनीति में नहीं होती। जनता दल का नाम मुझे लगता है जो बड़े बड़े पंडाल और बड़े बड़े कैमरे और जो शो करते हैं देश के बड़े बड़े एंकर, मुझे नहीं लगता किसी की जुबान से सामान्य दिनों में जनता दल का नाम निकलता हो। लेकिन जनता दल की बिहार में सरकार बन गई है, आरजेडी और जेडीयू। कर्नाटक में जनता दल की सरकार रही है। उड़ीसा में जनता दल की सरकार है, बीजेडी की, बीजू जनता दल की। तो जनता दल के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का ये ट्वीट एक नई दिशा भारत की राजनीति को देने वाला है और कई संकेत और संदेश दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार जनता दल परिवार की तरफ से या यूपीए की तरफ से या तीसरे मोर्चे की तरफ से क्या प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, ये सवाल हैं। और इसके नीतीश कुमार की पार्टी के लोग इस बात को हामी भर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के लोग भी दबी छुपी जुबान से इस बात को कह रहे हैं। क्या एक बार फिर तीसरा मोर्चा आकार लेगा?
मंथन में ये सवाल है, क्योंकि बिहार के सियासी घटनाक्रम के बाद तीसरे मोर्चे के घटक भी बहुत तेजी से आकार लेते नजर आ रहे हैं। नीतीश ने पहले सोनिया गांधी से बात की और फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने फोन पर बात की। नीतीश के समर्थन में देवगौड़ा का ट्वीट, समर्थन में कहें या देवगौड़ा ने वर्तमान राजनीति को एक बांचने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। नीतीश को उद्धव और शरद पवार का भी समर्थन मिलने की खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो सीन बन रहा है वो 2024 की राजनीति को लेकर नजर आ रहा है। और जब मैं आज मंथन में आ रहा था तो एक सर्वे कंपनी का सर्वे एक टीवी चैनल पर देख रहा था। एंकर बहुत गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि भाई नीतीश बाबू से तो ज्यादा तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है, 43%। वो सर्वे का हवाला दे रही थी और नीतीश कुमार को 24% लोग पसंद करते हैं, ये बता रही थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता 19% है। मंथन में मेरा यही सवाल है कि ये कल तक ये सर्वे कहां था, ये एंकर कहां थे? जब एनडीए की सरकार थी तब ये क्यों नहीं इन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, या जो सरकार चल रही है एनडीए की उससे ज्यादा लोकप्रिय नेता विपक्ष में बैठा है? ये बात क्यों नहीं बताई? मंथन में आज इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। एक तस्वीर, बड़ी दुर्लभ तस्वीर है आज की पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज के लोग जो तमाम हमारे नए पत्रकार साथी भी हैं उनको पता ही नहीं कि कोई राष्ट्रीय मोर्चा था, कोई वाम मोर्चा था, कोई रामो वामो थी, जनता दल। तो मुझे लगता कोई पत्रकार जो नई पीढ़ी का पत्रकार, जनता दल तो नाम ही नहीं उसके हम कभी सुनते हैं उसकी जुबान से कि जनता दल नाम की कोई चीज़ भी है। लेकिन जनता दल की सरकारें हैं, बिहार और उड़ीसा में जनता दल की सरकार है, कर्नाटक में इससे पहले बीजेपी से पहले जनता दल और कांग्रेस की सरकार थी। तो जनता दल का एक प्रभाव रहा है। जनता दल के गठन के वक्त ये खींची गई एक तस्वीर, जरा वो दिखाई जाए तस्वीर, बड़ी दुर्लभ तस्वीर है। इसमें नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, जनता दल के सदस्य लालू प्रसाद, एसडी देवगौड़ा, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव। ये जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस वक्त की तस्वीर है। इसमें बीपी सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। जनता दल के जनक विश्वनाथ प्रताप सिंह कहे जाते हैं और मंडल की राजनीति का भी नायक उन्हें कहा जाता है। भले ही वो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, लेकिन अगर इस देश में पिछड़ों और अति पिछड़ों को राजनीति में भागीदारी अगर मिली है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के योगदान को कोई भुला नहीं सकता, उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। और बिहार और उत्तर प्रदेश में लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों को सम्मान से जीना भी सिखाया। ये पुरानी बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। शरद यादव एक बार फिर आरजेडी में आ गए हैं। मुलायम सिंह राजनीति में अब उतने सक्रिय नहीं है, देवगौड़ा सक्रिय नहीं है, लालू प्रसाद बीमार चल रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति नीतीश कुमार ही, इस जो 5 बड़े नेता हैं इस देश के, उनमें एकमात्र नीतीश कुमार ही राजनीति के लिए फिट हैं। और आज उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुझे याद नहीं पड़ता कि देश में कोई दूसरा नेता 8 बार किसी प्रांत का मुख्यमंत्री बना हो। बिल्कुल मुझे याद नहीं। जयललिता और करुणानिधि बने होंगे 5-6 बार, लेकिन 8 बार कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना। नीतीश कुमार वो नेता हैं। नीतीश कुमार 8 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 6 बार विधायक, 3 बार सांसद। ये राजनीतिक अनुभव है और विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा चेहरा। हालांकि 2017 में जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा और पुनः नरेंद्र मोदी के साथ गए, तो जो उनका कद था उस कद में गिरावट जरूर आई। अगर वो तस्वीर हमने कही थी अपने साथियों से, अगर वो दिखा सकें योगी आदित्यनाथ के
शपथ ग्रहण की वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा चर्चा में हुई आई थी वो दिखाई जाए। ये तस्वीर गौर से देखिएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये नीतीश कुमार हैं। 45 डिग्री झुके नजर आए प्रधानमंत्री के सामने। 45 डिग्री नाप लीजिएगा, 45 डिग्री से 1 डिग्री भी कम नहीं है ये तस्वीर। और एक तस्वीर और देखिए, वो तस्वीर ये 2022 की तस्वीर है। अभी लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, वो तस्वीर है कि नीतीश कुमार का कि किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने 45 डिग्री में वो झुके मुड़े नजर आए। और ये 2012 की तस्वीर है। ये नीतीश कुमार हैं, सुषमा स्वराज हैं और ये नरेंद्र मोदी हैं। ये दो नेता सुषमा स्वराज और नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये जो 2012 की ये तस्वीर है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से पीछे वाली रो में बैठे थे और सुषमा स्वराज ने भेंट कराई थी कि भाई ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। ये कुछ इसी तरीके की बात चल रही होगी, या नीतीश कुमार जानते होंगे पहले से, क्योंकि नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके कि नीतीश कुमार उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें देखी गई, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। मैंने कहा ना कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार दोबारा गए तो बहुत असहज महसूस कर रहे थे अपने आप को, और वो 45 डिग्री में झुके नजर आए। यही इसी तरह की जो सारी चीजें रही होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताया कि एनडीए में उनके साथ क्या सुलूक हुआ इस बार, लेकिन उनके लोगों ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई थी। और इसी मंथन कार्यक्रम में हमने कहा था 3 दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी अब जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं या जहां जहां उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही, वहां वो सिंधे की तलाश कर रही है। और यहां आज वो बात सामने आ गई जो मंथन में हमने कहा था। वो बात आज जेडीयू के नीरज कुमार ने कह दी। मंत्री भी रहे नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि ये सिंधे तलाश रहे थे, आरसीपी सिंह को सिंधे बना रहे थे। ये बात हमने 3 दिन पूर्व की थी, जब किसी को हवा भी नहीं थी कि क्या कोई सरकार गिरने वाली। रब चल रही थी। आरसीपी सिंह इस्तीफा दे चुके थे, 7 अगस्त की बात है, 6 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये बात आज खुलकर आई कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तोड़ने जा रही थी, उसके 24-25 विधायक वो तोड़ने जा रहे थे। यही वजह है शायद नीतीश कुमार एकदम से यू टर्न लेकर आरजेडी के साथ चले गए। एक तस्वीर और दिखाई जाए, उसे शिष्टाचार की तस्वीर की संज्ञा दी गई और है भी शिष्टाचार की तस्वीर। आज जब राजभवन में नीतीश कुमार ने शपथ ली, वो बैठे, उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने शपथ ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, तो वो आए और नीतीश कुमार के चरण छुए, चरण स्पर्श किया, और नीतीश कुमार ने उन्हें रोकते हुए नमस्कार किया। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो दो नेता हैं, एक युवा है और एक अनुभव वाला नेता है, ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण। आज दिन भर मीडिया में ये तस्वीर छाई रही। तेजस्वी यादव उनको प्रणाम कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हमारे चाचा हैं वो, और हमने इस नाते चरण छुए हैं। मेरे पिता के उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, हम लोग घर बार का रिश्ता है हम लोगों का। तो ये है। और तेजस्वी यादव बड़े शांत चित्त नजर आए। नीतीश कुमार थोड़ा असहज भी दिखे उनके चरण छूने के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक मारा, खुद डिप्टी सीएम बने। भविष्य की लंबी राजनीति के खिलाड़ी हैं तेजस्वी यादव, वो देख रहे हैं भविष्य को, और शायद अंदर के डील भी होगी। नए मंत्रिमंडल में जो मेरे पास खबर है कि 13 मंत्री आरजेडी के होंगे, 11 जेडीयू के, 4 कांग्रेस के, 3 वामपंथी और 1 हम का। इस तरह कुछ गुणागणित बनाया गया है। बाकी अभी लास्ट मोमेंट में परिवर्तन हो भी सकता है। लेकिन आज इस पर चर्चा है क्योंकि बिहार का चुनाव 2025 में है। बिहार का चुनाव नजदीक नहीं है,
इसलिए अब चर्चा आज पूरे दिन नीतीश कुमार के राजभवन में शपथ लेने के बाद चर्चा सिर्फ इसी बात पर रही कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे, क्या संयुक्त विपक्ष का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव जैसा ऊर्जावान नेता और नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो अखिलेश यादव को क्या किसी नीतीश कुमार की तलाश है, या नीतीश कुमार ही तेजस्वी और अखिलेश की जोड़ी का मार्गदर्शन करेंगे 2024 की जो विपक्ष की लड़ाई है। आज 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिए जरा। जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया अब। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जॉर्ज साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते, कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं करते, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सवाल। नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कुछ कहते, वो कह रहे भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। अटल जी के बारे में उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि भाई अरे क्या बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कहाँ तुलना कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जितना प्रेम करते थे उतना प्रेम मिला नहीं कभी, उनके समय जो एनडीए में प्रेम मिला वो नहीं मिला। अब इस बार हम गए तो ऐसे ऐसे नेता बिहार में थे कि वो पता नहीं किसके लिए काम कर रहे थे। ये बात कही 2024 के दावेदार के रूप में उन्होंने खुद को अपनी तरफ से प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि जरा ये तो सुन लीजिए कि जो 14 में थे वो क्या 24 में रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और आज मंथन का हमारे मुख्य मुद्दा भी यही है कि मंथन हम इसी बात पर करेंगे कि क्या 14 वाली स्थिति 24 में होगी और नीतीश कुमार क्या संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कपीस श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। कपीस जी स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार के न्यूज़ पर आने के लिए। लखनऊ से जुड़ गए हैं कपीस भाई, नमस्कार। विनय दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार, स्वागत। मनीष नंदन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मनीष भाई बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको नई सरकार के लिए, नई राह के लिए। और बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हम सबके अग्रज प्रदीप कपूर साहब जुड़ गए हैं। कपूर साहब बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मनीष नंदन के ही पास जाते हैं। मनीष भाई, नीतीश कुमार ने कहा कि भाई एक सवाल छोड़ दिया, वो ये तो नहीं कहे, आज चर्चा यही हो रही, कोई बिहार सरकार की बात नहीं कर रहा, कोई शासन सुशासन कुशासन की बात नहीं कर रहा,
आज हर आदमी इसी में है कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बन गए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हैं कि नहीं हैं। और नीतीश कुमार ने कहा कि भाई मैं नहीं जानता, मैं खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, एक तरीके से उन्होंने इस बात को कह दिया। लेकिन ये कहा कि भाई ये जरा सुन लीजिए, पत्रकारों को रोक कर इंटरप्ट करके उन्होंने कहा भाई ये जरूर सुन लीजिए आप कि जो 14 में थे क्या 24 में रह पाएंगे। क्या कहने का मतलब था मुख्यमंत्री जी का? सबसे पहले तो मैं जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से और अपने प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल जी की तरफ से नीतीश कुमार जी के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, भविष्य में जो भी होगा उसकी नींव आज वर्तमान की जमीन पर रखी जाएगी। वर्तमान में कुछ परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का कुछ कारण है। वो परिवर्तन का कारण हमें समझना चाहिए क्या है। नीतीश कुमार बहुत परिपक्व नेता है, हमारे सर्वमान्य नेता है। उन्होंने कुछ समस्याओं के चलते एक अलग अपना निर्णय लिया, और वो निर्णय अकेले नहीं लिया, वो निर्णय पार्टी के सभी लोगों से बातचीत करके और बहुत दिनों का जो एक हमारी सहयोगी दल रही है भाजपा पहले, उनकी तरफ से जो बेरुखी थी, उस बेरुखी का सामना करते हुए उसके रिजल्ट के तौर पर एक डिसीजन लिया गया। और वो डिसीजन जनता के हित के लिए लिया गया, बिहार के 14 करोड़ जनता के हित के लिए लिया गया कि 14 करोड़ जनता में किस तरह से रोजगार और किस तरह से विकास के बयार को बहाना है। तो जो भी भविष्य में होगा, 2024 की बात हो रही है, 2025 की बात हो रही है, उसकी नींव तो वर्तमान में ही रखी जाएगी और वर्तमान में वो नींव रख दी गई है और भविष्य के ही घर में है। ठीक बात है मनीष भाई, ठीक बात है। विनय दुबे के पास चलते हैं। दुबे जी, आपके बहुत पुराने साथी हो, नीतीश कुमार ने जिक्र भी किया कि भाई अब सब एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं लोग, और उन्होंने कहा कि क्या बात करते। जब उनसे अटल और मोदी जी की भाजपा के बारे में, अटल जी और मोदी जी की भाजपा के बारे में कहा कि भाई किसमें आप कंफर्ट ज्यादा महसूस करते हैं, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि क्या बात करते हैं, अटल जी की बात ही अलग थी। हम लोग सब जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ एनडीए में गए थे, वो बात अलग थी। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी से वो बचे हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इस बार जो आए वो अनुभव अच्छा नहीं था। और ये आप पे लगातार आरोप लग रहा है कि जो आपके सहयोगी दल है शिवसेना को आपने खत्म किया। यहाँ जेडीयू में सिंधे तलाश रहे थे आप, लेकिन जेडीयू ने खुद जमीन घसीट ली आपके नीचे से। ये कौन सी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई? पहले तो आपने गठबंधन बनाया, अभी नड्डा जी जाते हैं, कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही नहीं रहेगा। विनय दुबे जी, कैसा है कि जैसे आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, जेडीयू बहुत पुराना अलायंस था हमारा, शिवसेना के साथ लगभग 25 साल भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था। अब अकाली दल को भी क्यों छोड़ रहे हैं? अकाली दल भी बहुत पुराना अलाई था आपका, तुरंत यूं कहें कूद कर भागे, वो भी अपनी जान बचा के कहां फंसा दिया। सबको क्या है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उससे ये सब भयभीत हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है अपने अलायंस के साथ में। अगर आप शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को ये उम्मीद नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में अपने विधायकों को चुन के लाएगी। उन्होंने चुन के लाया। अब जब लगा कि भाई अब 105 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, अब उनका कहीं ना कहीं पेट अटक गया है, तब उनको ब्लैकमेल किया जाए और उनसे मुख्यमंत्री पद मांगा जाए 2.5 साल के लिए। अब जेडीयू के नीतीश कुमार जी 2017 में उन्होंने आरजेडी के तेजस्वी जी से संबंध तोड़ा और वापिस भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया। अब कुछ होगा उनकी जब अब कुछ तो रीजन देना भाई आपने उनको कम सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाया ना। 20 में मुख्यमंत्री बनाया। वो कह रहे थे कि हम बनना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको बनाया। लेकिन अब अपमानित करने के लिए भाई थोड़ी हम बैठे हुए हैं कि हमारी पार्टी तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर दो। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का चरित्र हो गया है, क्षेत्रीय दलों को छिन्न भिन्न करो। प्रचार में देखिए, कम सीट होने के बाद भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने प्रचार के टाइम 2020 में उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। कम सीट आने के बाद भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो अपने वादे किए थे उसको निभाया। इलेक्शन के टाइम पे तो हमको पता नहीं था कि नीतीश जी का कम आएगा, हमारा ज्यादा आएगा, बस चूंकि जबान दी थी जनता जनार्दन को, उसको निभाया। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है उनके सामने, बल्कि खिलाफ तो नहीं कहेंगे, सामने नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई नेता खड़ा हो सकता है तो वो नीतीश कुमार है। आज जब उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली
तो ये माहौल पूरे देश में बनाने की कोशिश की गई और ये बना भी कि भाई एक विपक्ष को थोड़ी सी रीढ़ सीधा करने का, ऐसे करने का मौका मिला है जो बिल्कुल रीढ़ विहीन विपक्ष को कर दिया था, द ईडी द सीबीआई। तो अब विपक्ष को थोड़ा सा उठने का मौका मिला है नीतीश कुमार के सहारे। पूर्व प्रधानमंत्री हरदनहल्ली देवगौड़ा ने कहा है कि जनता दल परिवार, उन्होंने कहा मेरी तो उम्र हो गई भाई, देवगौड़ा साहब का ट्वीट है स्क्रीन पर कि मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन जो नई पीढ़ी है जनता दल परिवार की, उसको सोचना होगा कि जनता दल अगला विकल्प दे सकता है, राजनीतिक विकल्प दे सकता है। उन्होंने जनता दल से मुराद जो समाजवादी सोच के लोग हैं, जो सोशलिस्ट लोग हैं, उनसे बात की है। कपीस श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और देवगौड़ा साहब ने आज जिक्र कर दिया, मुलायम सिंह जी भी पहली बार जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे, जनता दल के सदस्य रहते हुए, जनता दल के विधायकों के दम पे, जनता दल के नेता के रूप में। ये वक्त क्या आप समझते हैं कि नीतीश कुमार की छतरी के नीचे सारे एक सोच के लोगों को आना चाहिए 2024 के लिए? ये चर्चा आज देश में शुरू हो गई, मैं बेवजह चर्चा नहीं कर रहा हूं इसको। देखिए, ये समाजवादी छतरी है, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जितने लोग हैं ये समाजवादी। बीजू जनता दल को भी ले लीजिए, उनको आप लोग अलग थलग रखते हैं, किनारे कर देते हैं, को जानबूझकर फिर वो मोदी जी के साथ चले जाते हैं। बीजू जनता दल भी, उनको भी आप जनता दल में गिनते ही नहीं, समाजवादी मानते नहीं आप लोग। मैं तो सीधी बात ये कहता हूं कि जिसको जहां सहूलियत होती है वो वहां पर पॉलिटिक्स करता है, ये आपके सामने। मैं तो बहुत सीधी ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शिंदे साहब के साथ चल करके महाराष्ट्र की सरकार सुचारू रूप से चल रही तोड़ी थी, उसी का ये आईना है जो यहाँ पर बिहार में नीतीश बाबू सतर्क होकर के अपनी पार्टी भी बचा ली है। कपिल बाबू, आप लोगों ने खूब आईना दिखाया है, गजब का आईना दिखाया भाई। ऐसा भी इतना भी खराब नहीं किया था बीजेपी वालों ने कि बिल्कुल जमीनी घसीट लिया आपने। चक्कर ये है कि देखिए, आप तो सीधी सी बात देखिए कि उद्धव जी के पार्टी को किस तरीके से इन्होंने तोड़ा है, चलती हुई पार्टी की सरकार को कैसे गिराया है, कैसे सीबीआई और ईडी सब लगा दिया था, और वही नहीं राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो है इनके सांसद पर लगा दिया ताकि मुर्मू जी के पक्ष में उद्धव जी अपने 21 सांसदों को ले सकें। दुनिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चाल चरित्र चेहरे की। ये दुनिया जानती है कि बिल्कुल पार्टी विद द डिफरेंस जो अटल जी कहा करते थे, वो पार्टी वो उस समय तो नहीं थी, लेकिन अब हो, क्योंकि इनके अंदर चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही नहीं रहे। नीतीश कुमार जी ने कहा, कपीस भाई, नीतीश कुमार जी ने कहा इस बात को कि भाई क्या बात करते हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई अटल जी का एनडीए और मोदी का एनडीए, तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, अटल जी का एनडीए उसमें तो अलग ही बात थी। बिल्कुल इस बात को रखा। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है कपीस भाई, ब्रेक के बाद आप ही के पास आएंगे और 2-3 सवाल मेरे मन में हैं, उनको हम पूछेंगे कि क्या अखिलेश यादव भी इस तरीके का कोई उनकी 2024 को लेकर कार्य योजना है, क्या समाजवादी पार्टी भी जो ये समाजवादी छतरी जैसा कि कपीस भाई ने कहा, तो क्या उस छतरी को और थोड़ा बड़ा किया जाएगा या छतरी तानी जाएगी? एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा
अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे कपीस श्रीवास्तव के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं कपीस जी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक अनुभवी व्यक्ति को अंगीकार किया, जबकि अभी हम इस कार्यक्रम के ओपनिंग में हमने कहा था कि अभी एक सर्वे एक टीवी चैनल पे चल रहा था, उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव को 43% बिहार के लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और लोकप्रिय मानते हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता उतनी नहीं है, लेकिन अनुभव के साथ में अखिलेश यादव को भी क्या एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में अपने साथ में, कि इस तरीके की चीज़ों को ड्राइव कर सके, तब 24 को लेकर कोई रास्ता बन सकेगा। कपीस भाई, कि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव, और वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। राजनीति उनके रग रग में। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो हर वीक खुद ट्रेंड करते। मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं, देखिए जो राजनीति है ये अपॉर्चुनिटी और एनवायरमेंट दोनों के तालमेल से होती है। अभी आप एक बात और ये दो धुरी पे नाचती, एक होता सत्ता पक्ष, दूसरा होता विपक्ष। लेकिन जहां पर सत्ता पक्ष काफी दिनों से कायम हो और उसने जो वायदे ना किए हो, मुद्दे विहीन हो चुकी हो, बेरोजगारी जिस तरीके से, महंगाई जिस तरीके से 51 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विदेशी बैंकों से जिस तरीके से 11 लाख करोड़ रुपए उन्होंने करवा करके अपने राइट ऑफ कर दिया, तमाम। और बेरोजगारी जिस चरम सीमा पे पहुंच गई है, जिस स्तर पे देश इस समय महंगाई से जूझ रहा है, निश्चित रूप से विपक्ष को एक सफल विपक्ष बनने का मौका है। क्योंकि देखिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि नेता स्वयं में नहीं होता है, जो मुद्दे होते हैं वो उसको नेता होता है। तो मुद्दा आज विपक्ष के पास है
और हम बिल्कुल ये चाहते हैं, आज हमें बहुत खुशी है कि आज वहां पर जो है जेडीयू और राजद की गठबंधन की सरकार बन रही है। हम अपने दोनों ही नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं। लेकिन एक चीज सही है कि आपने एक फोटो शेयर की थी, बड़ा अच्छी और मार्मिक लगी, कि 2012 में नरेंद्र मोदी जी पीछे के खाने में बैठे थे, उनको कोई नहीं जानता, और जिस तरीके से सुषमा स्वराज जी परिचय करा रही थी और जिस तरीके से नीतीश साहब बाहर बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, करके दे रहे थे, और वो फिर उसके बाद आपने 45 डिग्री की एंगल गिरवाई। ये वक्त काल और परिस्थितियां होती हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, बात अनुभव की अपनी जगह पर होती है, बात तेजतर्रा की अपनी जगह पे होती है। देखिए अनुभव तो कई तरीके से, जैसे अगर घोड़ा है वो तो पैदाइशी घोड़ा होगा, और गधा जो है वो अनुभव लेने के बाद भी कभी घोड़ा नहीं बन सकता। ये बेसिकली एक अंतर होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए आज ये बिहार का जो कॉम्बिनेशन दिखा है, मैं इसको सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ दोनों में। ठीक बात है, ठीक बात है। यही तो हम, जो हमारा प्राण तत्व है इस मंथन का, यही है। हमने आपसे सवाल भी किया था। शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए तो फिर राहुल जी का क्या होगा? क्योंकि कांग्रेसी तो चाहते हैं तन मन धन से, हृदय से, मन क्रम वचन से कि राहुल जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर उनके अंदर है और कैंडिडेट वो बने। हालांकि आप सरकार में शामिल हैं, आपने दिल थोड़ा दरिया किया है या वक्त की मांग है ऐसी? शैलेंद्र भाई अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट हैं, बहुत जल्दी में जवाब दीजिए, फिर प्रदीप सर के पास चलेंगे। जी दुर्गेश जी, आपने बड़ी ही मतलब मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ जो आपने कई दृश्य, कई पिक्चर्स रखी सामने, तस्वीरें, वो सब वक्त के हिसाब से तस्वीरें थी, सब परिस्थिति जन्य था। मैं आपकी इस पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने आईना भी दिखाया, उनको भी और इनको भी, तमाम चीजों की परिस्थितियां हैं। आप रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनने में वक्त है, लेकिन हम सब के मुद्दे जो आज हैं, वो बेरोजगारी, वो आपके महंगाई और आपकी जो देश की विदेश नीति है, ये तमाम जो सरकार की कुनीति है, जो कुनीतियां हैं बोलते हैं, जहां पे सरकार पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो किसी भी मसले को। आप सोचिए गुजरात में शराब बंदी है, शराब वहां बिकती नहीं है, और जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं केमिकल पी लिया। शैलेंद्र भाई वो कह रहे हैं केमिकल पी लिया, शराब वराब नहीं बिकती। ये गांधी का प्रदेश है, कहाँ शराब? विनय दुबे सभी सवाल करेंगे तो यही बताएंगे, और रिपोर्ट भी यही आई है। एक सेकंड बात, मैं उनकी ये भी बात मान लूंगा क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए ही उस पार्टी का नाम ही है भारत से झूठ बोलो पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है ना जी, उसका नाम है भारत से झूठ बोलो, क्योंकि वो बोल रही है 70 साल से कुछ हो ही नहीं है, और जितने उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेच दिए हैं उसका 1% भी उन्होंने तैयार नहीं किया, 1% भी। तो कैसे मान लिया जाए कि वो सच बोलेंगे? एक बात। दूसरी बात है कि जिस नोटबंदी को देश दुनिया के सामने हजारों एंकर और हजारों जो है चाटुकार, हजारों लोग, तमाम ज्ञानी लोग आके बता रहे थे कि देश का बहुत बड़ा फायदा होगा और देश यहाँ आएगा। आगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने बताया था कि 2 कुछ नीचे आएगी जीडीपी, और धड़ाम से वही एग्जैक्ट वही आया। जिसका लोहा दुनिया ने माना महंगाई के समय में, उसको आपने कभी रोबोट कहा, कभी कंप्यूटर कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, शर्म ना आई। आज हिंदुस्तान का रुपया कहां पहुंच गया है, डॉलर की स्थिति कहां पहुंच गई है। ठीक बात है। बहुत सारे शैलेंद्र भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रदीप सर के पास चलते हैं, बहुत देर से इंतजार करें सर, माफी के साथ में आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर जो नीतीश कुमार 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बने और एक बार फिर पाला बदल किया, आज बिहार की कुशासन सुशासन की चर्चा कम, नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में इसकी चर्चा ज्यादा है। हम सब तमाम पत्रकार साथी भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा। सर आपका विश्लेषण। याद होगा कि बहुत साल पहले नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे विपक्ष ने उनको अपना नेता मान लिया था मोदी जी के खिलाफ, और तब उन्होंने ये पद स्वीकार न करके मोदी जी की शरण में चले गए।
लेकिन आज फिर एक हिस्टोरिकल जैसे कहना चाहिए कि मूवमेंट है उनके लिए कि वो फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और विपक्ष में जाहिर बात है कि एक मनोबल भी बढ़ा है उनके दोबारा इस तरह से मुख्यमंत्री बनने से। और आगे चलकर नीतीश कुमार जो है पूरे विपक्ष को लामबंद करके 2024 के लिए एक चेहरा बन सकते हैं, लेकिन उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जिस तरीके की जो कोशिश की गई थी विपक्ष को एक साथ इकट्ठा करने की, वो छिन्न भिन्न हो गई जी। तो ये काम बहुत कठिन है नीतीश कुमार जी के लिए। और लेकिन चेहरा उनका ऐसा है कि उनके लिए जो है लोग खड़े हो सकते हैं, विपक्ष जो है लामबंद हो सकता है उनके साथ 2024 के चुनाव में मोदी जी के सामने खड़े होने के लिए। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और विपक्ष सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में अपना बीजेपी के सामने या बीजेपी के नेता के सामने क्रेडिबल अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है विपक्ष की और विपक्ष के नेता की। जब तक क्रेडिबल, जब लोगों को का विश्वास जीतने के लिए एक क्रेडिबल जो है अल्टरनेटिव देना होगा, जिसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और आपने जैसा दिखाया कि देवगौड़ा जी ने जो ट्वीट किया है, और आपने पुराने जनता दल की बात की है, मुझे तो पत्रकारिता में लगभग 50 साल हो रहे हैं, तो मैंने जनता दल को बनते भी देखा, उनके तमाम नेताओं के साथ घूमते भी थे हम, वीपी सिंह वगैरह सबके साथ जी, और जी। वो माहौल भी जनता दल का हमने देखा है। फिर उसको बिखरते भी देखा, जैसा आपने कहा कि उसके टुकड़े हुए हजार, तो कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। सारे जी हाँ जी हाँ, इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करना, फिर से एक क्रेडिबल जिसे कहना चाहिए वायबल अल्टरनेटिव बनाना, ये नीतीश कुमार जी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और बहुत बड़ा काम होगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाते हैं। सर एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसी क्या परिस्थितियां एनडीए के अंदर, ऐसी क्या परिस्थितियों का निर्माण हो गया? नीतीश कुमार बहुत सारी बातें कह रहे हैं, नीतीश कुमार को क्या डर लग गया? क्या लग गया उनको कि उनके यहाँ भी कोई सिंधे बीजेपी पैदा करना चाहती है, उनकी पार्टी हड़पना चाहती है, उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है, उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है? क्योंकि ये सडन तो नहीं हो सकता, बिल्कुल अचानक 2 रातों में 2 दिन का मामला है नहीं, ये काफी दिन से चल रहा था। नीतीश कुमार की भी लाइजनिंग चल रही थी और बीजेपी के रणनीतिकार या तो भाप नहीं पाए या नीतीश कुमार से छुट्टी पाना चाहते थे। 2 चीजें हैं सर। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि जमाने से जो है वो तमाम मीटिंगों में नहीं जा रहे थे, जहां पर उनको एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जाना चाहिए था, वो तमाम अवॉइड कर रहे थे। उसी से लग रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। और इधर जो आरसीपी सिंह का जो मामला तूल पकड़ा, उससे जैसे कहते हैं ना इमीडिएट कॉज ऑफ प्रोवोकेशन, वो आरसीपी सिंह का मामला हो गया। जब उनको अपनी ही पार्टी का टूटने का डर हो गया। आपको याद हो कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान का जो इस्तेमाल हुआ था, जिस तरीके से उनके कैंडिडेट खड़े किए गए थे उनकी पार्टी के द्वारा, उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को ही तो हुआ। सर 32 जगहों पे खड़ा किया गया लोगों को, और वो उसमें कम से कम 10 ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जो आरएसएस के बैकग्राउंड से बीजेपी में आए थे और वो चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो साफ साफ था कि बीजेपी नीतीश कुमार को का कद छोटा करना चाहती थी। जनता दल को नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, उनके नंबर भी बहुत कम आए, तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। अब ये नीतीश कुमार का ही कलेजा था जो तब से लेके अब तक इतना चलाते रहे, चलते रहे, और अब माहौल उनको बना तो वो निकल के आ गए बाहर। तो लेकिन यह है कि नीतीश कुमार को एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव देने के लिए और मोदी जी के सामने एक उनका चैलेंजर बनने के लिए 2024 के चुनाव से पहले बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनसे थैंक यू सर, अब मैं निकल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सर। तो अब ये मंथन का जो ये कुछ मिनट्स बचे हैं अभी हमारे इस कार्यक्रम में, तो बहुत जल्दी जल्दी अब हम इस पे प्रतिक्रिया लेते हैं, बात करते हैं। सीधे मनीष नंदन के पास चलेंगे। मनीष जी, प्रदीप कपूर जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 50 साल से ज़्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव, बहुत वरिष्ठ हैं, मतलब एक आधा 50 साल बहुत वक्त होता है, और हर नेता मतलब भारत को बनते हुए उन्होंने देखा, नेताओं को बनते बिगड़ते देखा, जनता दल की बात उन्होंने कही। बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके अग्रज और बहुत वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
और ये बड़ी चुनौती है। और उन्होंने कहा कि एक वक्त, एक मौका नीतीश कुमार ने गंवाया, तो इस बार तो नहीं वो बैठ जाएंगे कहीं? कैसे कैसे जो विपक्ष है, संपूर्ण विपक्ष, वो कैसे ट्रस्ट करे? क्या क्या उनमें खसूसियत है, जो क्या विशेषताएं हैं जो उन पर ट्रस्ट करे? बहुत जल्दी में जवाब दीजिएगा कि वो सभी के पास मुझे जाना है और 2 मिनट का वक्त है मेरे पास। देखिए, विपक्ष के जहां तक नेता के सवाल है, अभी तक तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, कोई महागठबंधन इस तरीके का नहीं बना है जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट करे। लेकिन भविष्य में खैर जो भी होगा, नीतीश कुमार का नाम ही, नीतीश कुमार क्रेडिबिलिटी का ही दूसरा नाम है। क्रेडिबिलिटी इस तरीके से है कि बिहार की जनता उनको लगातार 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और जिस भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा हो, ठीक है, हर गठबंधन ने उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा है। ये भी बोला जा रहा है बहुत। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई, अभी विनय दुबे कहेंगे वो पलटू राम है, वो बार बार पलट जाते हैं, ये लोग पकड़ के लाते हैं कि चलो भैया। वो कह रहे 17 साल तो हम ही ने चीफ मिनिस्टर बनाया, नहीं मुख्यमंत्री कुर्सी नसीब नहीं होती। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, क्या क्या याद दिलाएं, ये देश याद दिलाएगा 2024 और 2025 में क्या क्या किया है भाजपा ने। अपने सहयोगी को नहीं छोड़ा, विपक्ष को कहां छोड़ेंगे। बहरहाल अब जो भी चीजें आगे भविष्य में होगी वो कई चीजों पर निर्भर होगी। वो इन चीजों पर निर्भर होगी कि कितना सांस लेने की जगह विपक्ष के लिए छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक बात है, ठीक बात है। जिस तरीके से अपनी योजनाओं को, और जिस तरह से अपने बी टीम का मैं नाम अगर लीजिएगा तो ईडी वगैरह ये सब का इस्तेमाल करके जिस तरह से विपक्ष को दबाना चाह रही है, जितना दबाने आप क्यों डर रहे हैं नाम लेने में? कौन सा बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमाया है आपने जो आप डर रहे हैं? लीजिए नाम ना ईडी का, हम ले रहे हैं, पकड़े हमें, ईडी ले जाए। यहाँ क्या है भैया, तनख्वाह मिलती है और क्या है। कपिल श्रीवास्तव जी, ये जेडीयू के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, मनीष नंदन जी, कि भाई एक तो इनका कहना है कि विश्वसनीयता का दूसरा नाम ही नीतीश कुमार है, दूसरा कह रहे हैं कि ये निर्भर करेगा कि ये कितनी सांस लेने देते हैं। तो अगर गांधी जी ये सोच लेते हैं अंग्रेज हमें कितनी सांस लेने देंगे तो देश तो वहीं का वहीं रहता। तो विपक्ष का इतना डर गया है नरेंद्र मोदी जी से? देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी सांसें वो रोकेंगे उतनी ज्यादा विपक्ष और बढ़ेगा और चढ़ेगा और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा। चलिए यहाँ पलट के विनय दुबे से पूछ लेते हैं इसका सवाल कि भाई ये कह रहे हैं जितना आप सांस रोकोगे उतना ये बढ़ेंगे। विनय दुबे, उसके बाद कपीस जी के पास आते हैं जल्दी से, और शैलेंद्र भाई के पास भी जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का सांस रोक नहीं रहा है, इनकी विपक्ष की सांस रुकी हुई है कि जिस तरह से सामान्य मोदी जी की कद राजनीति में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में जो उनको सम्मान मिल रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे विपक्ष का ही साथ रुका हुआ है, बीजेपी का साथ रुका हुआ नहीं है। बीजेपी अपना काम कर रही है, देश के लोगों के लिए लगातार निरंतर काम कर रही है। अरे विनय भाई, एक रिक्वेस्ट है, भारत के प्रधानमंत्री जैसे हम भी समर्थन कर देंगे, उनसे कहिए कि जहां और किसी देश में लोकप्रियता वहां लड़ने हम लोग भी मदद कर देंगे। हमारे देश में महामारी जो है महंगाई और बेरोजगारी से बच जाएगा, वहां कहीं लड़ मैं भाई का कपीस भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात विनय दुबे जी ने कही कि भाई प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, आप लोग डर गए हैं सब, वो ईडी वीडी से नहीं डरा रहे हैं, कह रहे हैं जो भ्रष्ट आदमी वही डरेगा ईडी से। कपीस भाई, अरे शैलेंद्र जी, आप कपीस जी को बोले दिए प्लीज। विनय जी, आप कपीस जी को मौका दे दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सेकंड बचे हमारे इस कार्यक्रम में। जवाब दे दीजिए। जी देखिए, सबसे पहली चीज विनय जी आपको मौका देंगे, कपीस जी को बोलने दीजिए। जी सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, इसमें तो सत्यता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आनुषंगिक संगठन की तरीके से यूज किया है ईडी को और सीबीआई को, और इसमें कहीं दो राय नहीं। आपने महाराष्ट्र की सरकार गिराते हुए देखा है कि किस तरीके से गिरी है, किसी चुकी नहीं है, भी झारखंड में भी इन्होंने। और विनय दुबे महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र में ही बैठे हुए हैं, इनको सब पूरी कथा काया पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारें कैसे गिराती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति में दो चीजें हैं कि फेस वैल्यू जो है आप शुरुआत में लाते हैं या बाद में आप सजो करके लाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2012 में कहाँ बैठे थे, और 2002 ही साल के बाद 2014 में जहां लाल कृष्ण आडवाणी जिंदा हो, सुषमा स्वराज जिंदा हो, और आपके हमारे सिंह साहब जो है वो जिंदा हो, मुरली मनोहर जोशी जिंदा हो। लेकिन देखिए ना,
देश के पूंजीपतियों ने मोदी जी को अपने लिए आगे लाया और मोदी जी ने उनको खूब कमाया। तो ये सारी चीजें हैं, ये जनता भी जान रही है, हम भी आप जान रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूँ कि देखिए, विपक्ष को मुद्दे के आधार पे एकजुट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो। और मैं सबसे पहली चीज आपको ये कहना चाहता हूं कि बिना किसी चेहरे के आप विचार के नीचे आइए तो आप में एक स्ट्रेंथ होती है, और जीतने के बाद सभी अपना नेता तय कर लेते हैं। जब मोदी जी 2014 में नेता बनाए जा सकते हैं, जहां आडवाणी जी हैं, वहां बहुत कुछ चीजें और बहुत सी संभावनाएं हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोग के लिए खुशी का अवसर है कि नीतीश बाबू की पुनः सरकार बनी है। हम लोग के लिए खुशी का अवसर है कि नीतीश बाबू समाजवादी विचारक और विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और निश्चित तौर पे चूंकि दो चीजें उनके साथ घटी, एक तो समाजवादी विचारधारा के साथ वह उनके साथ खुश नहीं थे, और दूसरी चीज ये भी है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कवायद चल रही थी, जिसका रिजल्ट है कि नीतीश कुमार जी को समाजवादियों के साथ अपनी विचारधारा के साथ वापस लौटना पड़ा है। ये एक अच्छी शुरुआत है देश में एकजुटता के लिए विपक्ष की, और मुद्दों के आधार पर इलेक्शंस हो, और उसके बाद सारे विपक्ष के जीते हुए नेता बैठ के चुन लेंगे कि हमारा अपना कौन चेहरा होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को विशेष नाम लेकर के उसको शहीद करने की कोशिश ना मीडिया करे और ना विपक्ष के कोई नेता। ठीक है, बात बहुत बहुत माकूल राय है कपीस भाई की। शैलेंद्र जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि गैर भाजपा जो विपक्ष है, मतलब जो गैर भाजपा दल हैं, वो एक संपूर्ण विपक्ष की बात की है कि भाई संपूर्ण विपक्ष आइडियोलॉजी के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, ठीक है, आप भी समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, ये सब समाजवादी लोग हैं, जेपी लोहिया के चेले हैं। आप गांधी को, आपके यहाँ गांधी को प्रबल माना जाए तो गांधी, लोहिया, जेपी ये सब एक ही हैं। तो विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ी जाए और नेता बाद में तय कर लिया जाएगा। दिक्कत क्या है? हम कहते हैं असली समाजवाद तो कांग्रेस के अंदर है, वहां सब समान रूप से हैं। हम तो ये कहते ही हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा, तो अभी प्रधानमंत्री के चेहरे में 24 महीने से ऊपर है, अभी समय है। हाँ, ये एक बात अलग है कि वर्तमान प्रधानमंत्री को ये डर बना हुआ है, इसलिए उसने अभी से शुरू कर दिया ताना बाना। जैसे हमारे साथी हमारे उत्तर प्रदेश से गए हुए और महाराष्ट्र के नेता भाई विनय दुबे जी ने कहा कि जो है विदेशों में लोकप्रियता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको किसी विदेश के किसी एक देश से लड़ा दें, हम सारे लोग यहाँ बैठ कर समर्थन कर दें। शैलेंद्र भाई, आप एक बात पकड़ के बैठ गए हो, अब विनय जी बच रहे हैं, उससे रहने दो। चलिए विनय जी कहिए। विनय जी, मैं भाई का दर्द समझता हूँ। मोदी जी के भाई का दर्द भाई समझेगा विनय भाई। मैं मोदी जी के राहुल गांधी जी मंत्री जी भाई का दर्द तो भाई समझेगा ना, आप तो समझेगा नहीं। मोदी जी आप तो भाई हैं, तो मेरा दर्द कब होगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल विनय दुबे आपसे। नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि भाई 24 में आप चेहरा होंगे क्या, तो नीतीश कुमार भाई कोई खुद थोड़ी कह देगा। अगर मान लो दुर्गेंद्र चौहान का कोई बना रहा होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो हम थोड़ी कहते हैं हमें बनाओ। भाई कपीस जी कहेंगे ना कि दुर्गेंद्र भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विनय दुबे कहेंगे ना अगर हमारे समर्थक होंगे, मनीष नंदन और शैलेंद्र तिवारी कहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे। तो नीतीश बाबू ने कह दिया कि भाई अब चेहरा वाला तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो 14 में थे क्या वो 24 में होंगे? जरा ये इस पे जरा विचार करिएगा। पत्रकारों के लिए एक सवाल उछाल कर वो चले गए, इसका क्या मतलब है विनय दुबे जी? क्या इसको माना जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा इस नीतीश कुमार की इस बात पर? विनय दुबे, भारतीय जनता पार्टी को किसी के वक्ता पे, किसी के बातों में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है सम्माननीय मोदी जी 2024 में भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको किसी से डर नहीं है। 70 साल से ऊपर हो गए हैं। खाली यही बात है कि नीतीश कुमार अपने पैमाने से ऊपर हो चुके हैं। 2019 से इलेक्शन से पहले भी वहां गठबंधन बना, सब लोगों ने हाथ डाल के हाथ ऊंचा किया कि 70 साल से ऊपर हो गए हैं। आपके और कोई नेता नहीं है क्या? चलिए, सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। कपीस जी का बहुत शुक्रिया, मनीष नंदन जी का बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र तिवारी और विनय दुबे जी का बहुत शुक्रिया। आप सब जुड़े, बहुत अच्छी स्वस्थ चर्चा की। और मुझे लगता है कि चर्चा या मंथन जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छे मोड में खत्म होने चाहिए, क्योंकि आपस में हम सब तो जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, देश की चिंता करने का सभी को हक है। मंथन में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई कि समाजवादी लोग, कांग्रेस पार्टी, एक तरीके से एक नया संदेश है इन लोगों के लिए
कि विचारधारा के आधार पर, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे लोहियावादी हो, चाहे जयप्रकाशवादी हो, जितने भी लोग हैं, इस तरह के लोग जो एक विचारधारा के लोग हैं, या यूं कहें कि दक्षिणपंथी लोगों, ये दक्षिणपंथी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं राजनीति में, वो एक साथ आए, नेता बाद में तय हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है ना कि अब चेहरे की पॉलिटिक्स हो गई है, चेहरा तो अब लाना ही पड़ेगा। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में थी। तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आना था। पाठक जी तो आए नहीं, लेकिन कार्यकर्ता अपने वर्चस्व में ही एक दूसरे पर लात घूंसे चला बैठे। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। राजनीति में गुंडागर्दी, अनुशासनहीनता, भारतीय जनता पार्टी दूसरी दलों से इसीलिए तो अलग थी। उसके जो संगठन हैं, चाहे उसका छात्र विंग विद्यार्थी परिषद रहा हो, चाहे युवा मोर्चा रहा हो, चाहे जितने भी संगठन हैं, वो खुद को यही कह के ब्रांड करते थे कि भाई हम पार्टी विद डिफरेंस। अब तो खुद तय कीजिए कि क्या ये जो आचरण किया है कार्यकर्ताओं ने, ये पार्टी विद डिफरेंस का है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पूरे तिरंगा भी खराब कर रहे तुम लोग भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल।